हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 7 या ब्लॉक 7 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक दवाएं मूलतः किस प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा इसे किण्वन या जैव संश्लेषण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, छोटे बच्चों को लगाए जाने वाले टीके डीपीटी का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डिप्टीरिया, पर्टूसिस और टेटनेस। क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने किसके सहयोग से इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ यानी कि रूस की हेल्प से इसकी स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 44, इन इस्पात उद्योगों को किस देश के सहयोग से लगाया गया है? इसको मैच कीजिए। टाटा इस्पात उद्योग, इसका सही आंसर होगा अमेरिका। बी है बोकारो और भिलाई इस्पात उद्योग, इसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया। तीसरा है राउरकेला इस्पात उद्योग, इसे जर्मन के सहायता से स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस स्थान पर पेट्रोलियम परिष्करण शालाएं हैं? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई, विशाखापट्टनम, असम, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत ने अपना लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के अंत तक वार्षिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन स्तर को 10 लाख रुपए तक बढ़ाना रखा? इसका सही आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना तक। क्वेश्चन नंबर 47, VLSI का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48, स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर का प्रयोग करने और उसके अध्ययन के लिए चलाए गए प्रोग्राम का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा उसे क्लास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। ए है प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी तक ग्रामीण जनता की पहुंच शहरी जनता की तुलना में कहीं कम है। और बी है ग्रामीण महिलाएं प्रौद्योगिकी के लाभों से सामान्यतः अनजान और अछूती रही है। ऑप्शन डी, अगर प्रत्येक भारतीय की क्रय शक्ति को बढ़ा दिया जाए तो प्रौद्योगिकी विकास से समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सकता है। तो ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लेजर शब्द का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा विकिरण से उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्धन यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 51, लेजर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लेजर प्रकाश समान तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों से बना होता है और ये सारी की सारी तरंगे एक दूसरे के साथ कला संबंध रूप में चलती है। क्वेश्चन नंबर 52, लेजर के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका उपयोग दूरी नापने में, टेलीफोन द्वारा संदेश भेजने में, मिसाइल को नीचे गिराने में और आंखों की शल्य चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच की तारों से प्रकाश की तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा इस तकनीक को फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य के बाल जितनी पतली कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नाइलॉन अथवा पॉलीस्टीरीन से बनी तार जिसमें प्रकाश की तरंगों को प्रसारित किया जाता है उन तारों को क्या कहते हैं? तो उन तारों को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 56, फाइबर ऑप्टिक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ओनली सी, यह एक ठोस बालों जैसा बारीक पारदर्शी तार है जिसमें प्रकाश का संप्रेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी ए, बी, सी, डी। ए है यह जो है कांच, क्वार्ट्ज, पॉलीस्टीरीन जैसे पारदर्शी पदार्थ से बना है। बी है इसका प्रयोग बहुत बड़ी संख्या में सूचनाएं भेजने के लिए किया जाता है। सी है तांबे के तार से कहीं अधिक यह महंगा होता है। और डी है ये वजन में हल्के होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 59,
जिस स्थान पर 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन पहुंचे थे उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे शांति का सागर कहा जाता है। जनरली शांति का सागर चंद्रमा पर एक समतल स्थान का नाम है जहां पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अब इस डेट को भी याद रखेंगे कि किस दिन इन्होंने पहला कदम रखा था, 20 जुलाई 1969। ये डेट भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा अंतरिक्ष मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों ने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था? तो इसका सही आंसर होगा वो अपोलो 11 मिशन था। क्वेश्चन नंबर 61, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा 24 घंटे में करते हैं और ऐसा आभास होता है मानो स्थिर हैं, इस प्रकार के उपग्रह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार के उपग्रह स्थावर भू उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सैल्यूट नामक अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ये सोवियत रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? इसका सही आंसर होगा ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 65, इनसेट 1B एक स्थावर भू उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से इनसेट 1B के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डी और ई। ऑप्शन बी है इससे आने वाले तूफान की पूर्व सूचना मिल सकती है। डी, यह 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऑप्शन ई, दूरदर्शन के कई कार्यक्रम भी इनसेट 1B के माध्यम से ही प्रसारित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, डी और ई इसके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उस अंतरिक्ष यान को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होगा उसे अंतरिक्ष अन्वेषी स्पेस प्रोब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, परमाणु नाभिक मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक बड़े नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूटना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा उसे नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। 69, जब दो हल्के परमाणु नाभिक एक नाभिक बनाने के लिए आपस में जुड़ते अथवा मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इसे नाभिकीय संगलन या नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जब परमाणु टूटता है तो उसके विखंडन टुकड़ों और उत्पन्न न्यूट्रॉनों का संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है कि अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा उसका संयुक्त द्रव्यमान जो है वो मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, जब परमाणु टूटता है तो उसके विखंडन टुकड़ों और उत्पन्न न्यूट्रॉनों का संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम होता है। ये कम हुआ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इस ऊर्जा के मान को कैसे ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे E=mc², आइंस्टीन फार्मूला के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसमें E का मतलब एनर्जी होता है, M जो होता है वो नष्ट हुआ मास होता है और C जो होता है प्रकाश की गति, और C की वैल्यू लगभग 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड होती है इसकी स्पीड, जिसको राउंड फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, अगर एक बार नाभिकों का विखंडन शुरू हो जाए तो यह प्रक्रिया लंबे समय तक खुद ही चल सकती है। ये सारी प्रक्रिया कहलाती है, इसे श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक यूरेनियम 235 का परमाणु नाभिक है। जब इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो ये परमाणु नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं और इनसे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन आगे फिर परमाणु नाभिकों को स्ट्राइक करते हैं और फिर इसी प्रकार ये श्रृंखला अभिक्रिया चलते रहती है जब तक इसको रोका ना जाए। क्वेश्चन नंबर 73, नाभिकीय विखंडन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी और डी। सी है नाभिकीय विखंडन में पदार्थ का छोटा सा अंश नष्ट हो जाता है और ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन से बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है क्योंकि यह प्रकाश की गति के वर्ग पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी और डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 74, वे पदार्थ जो श्रृंखला अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे विमंदक या मॉडरेटर कहा जाता है। जैसे कि ग्रेफाइट और भारी जल जो होते हैं ये मॉडरेटर का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन की प्रतिक्रिया दर नियंत्रित करने के लिए अवशोषक यानी कि एब्जॉर्बर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम या बोरोन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? तो इसका सही आंसर होगा ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन उसका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है। ये जो भारी हाइड्रोजन है ये जिसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ये हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। इसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है जिसके परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पेंसिलों के बीच में लिखावट के लिए कौन सा पदार्थ भरा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 78, आधा किलो ड्यूटेरियम गैस कितने टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है? इसका सही आंसर होगा ये लगभग 1300 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 79, स्टार वॉर्स प्रोग्राम किस देश का अभियान है? तो इसका सही आंसर होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अभियान है। इसका जो मेन नाम था स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, जिसको निक नेम दिया गया था स्टार वॉर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 80, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जब दो हल्के परमाणु नाभिक एक नाभिक बनाने के लिए आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मूल परमाणु के द्रव्यमान से ये कम हो जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।